नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम क्रमवार इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्ट कोड है 926 जिसका नाम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रोशिका द्वीप संबंधित है। क्रोशिका आइलैंड इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्रोशिका आइलैंड है किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि यहाँ पर प्लेस कहाँ है, तो ये पूछा गया है कि ये जो कुछ पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं इनमें से कौन इस द्वीप से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्रोशिका आइलैंड कहाँ पर है। ये आपके फ्रांस के नज़दीक आपका भूमध्य सागर है, वहाँ पर ये द्वीप है क्रोशिका द्वीप। ठीक है, तो क्रोशिका द्वीप संबंधित है आपका नेपोलियन बोनापार्टे से, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्रोशिका द्वीप में हुआ था। तो जो नेपोलियन थे आपके यहाँ पर बॉर्न हुए थे और ये आपके फ्रेंच मिलिट्री के लीडर भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मुसोलिनी थे आपके, ये आपका इटली के थे और ये आपके राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन, और आपके पत्रकार जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। दूसरे हैं हिटलर आपके ये जर्मन में आपके रहते थे और ये नाजी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। फेमस पार्टी उन्होंने बनाई थी और विश्व के प्रसिद्ध तानाशाहों में ये गिने जाते हैं हिटलर। ठीक है, और थर्ड है आपका चर्चिल ये जो हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में ये रह चुके हैं। तो क्रोशिका आइलैंड इसमें से पूछा गया तो ये किससे रिलेटेड है, नेपोलियन से। इनका जन्म प्लेस है ये आपका क्रोशिका आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पेरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि इन्होंने ये बता दिया कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर क्या है, पेरीज है। तो इनकी लोकेशन बता दी इन्होंने कि पेरीज कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या डाला है कि ये क्या है, वन है, नदी बेसिन है, पशु फार्म है या शीतोष्ण घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय वन तो ये नहीं है, नदी बेसिन। ठीक है, नदी बेसिन क्या होता है, जो एक रिवर होती है उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, उनका जो टोटल एरिया होता है वो कहलाता है आपका नदी बेसिन। ठीक है, जैसे गंगा बेसिन का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ होंगी वो कहलाएंगी आपका पूरा नदी बेसिन। पशु फॉर्म नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो पेरीज क्या है, घास के मैदान है, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है शीतोष्ण। अब शीतोष्ण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये आपका अर्थ, ये जो शीतोष्ण टेम्परेट जो आपके क्लाइमेटिक रीजन, ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके प्रमुख जो अक्षांश रेखा हैं। जैसे कौन सी है आपकी, पहली आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, उसके ऊपर है आपकी प्रमुख अक्षांश रेखा जिसके आधार पर विश्व में क्लाइमेटिक या जलवायु प्रदेश बने हैं। ये है 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, इसका नाम है आर्कटिक रेखा और इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और जो लास्ट में है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। 90 डिग्री यहाँ पर एन होगा, साउथ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब हमने पता करना है कि शीतोष्ण क्या होता है और आपका जो ये शीतोष्ण शब्द है ये क्या चीज़ है।
ठीक है। तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा, ये वाले जो रीजन है, यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरणें जो आपकी है साल भर में कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो इन रीजन में क्या होती है, आपकी गर्मियाँ होती हैं, तो इनको बोलते हैं उष्ण प्रदेश। ठीक है, या बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पर क्या है, गर्मियाँ पड़ती, बिल्कुल सीधी किरणों के पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश बनते हैं। तो उसके आगे है आपका 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा तक के जो क्षेत्र आते हैं, जैसे ये हैं आपके नॉर्थ की तरफ, ये हैं आपके साउथ की तरफ, इनको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, शीत जमा उष्ण। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेट। टेम्परेट। ठीक है, शीत जमा उष्ण मतलब इसके ऊपर ये जो इलाके हैं, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें ना ज़्यादा सीधी पड़ती हैं ना कम पड़ती हैं। तो यहाँ पर उष्ण पर मिक्स जैसा क्लाइमेटिक होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, इसलिए इनको शीतोष्ण बोलता जाता है। तो जो आपके इसके अलावा 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक, 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं शीत प्रदेश, और ये इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड या फ्रिजिड। ठीक है, ये क्या होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं। यहाँ पर हमेशा ही सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा, इनको बोलते हैं उष्ण। कर्क रेखा से आर्कटिक, इनको बोलते हैं शीतोष्ण। और आर्कटिक से लेकर उत्तरी ध्रुव, इनको बोलते हैं शीत प्रदेश। ठीक है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण। अब शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे आप, क्योंकि उत्तरी अमेरिका किस हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो आपके ये आते हैं, ये वाली जोन है उत्तरी गोलार्ध में, शीतोष्ण क्लाइमेटिक जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर आपके क्या हैं, ये पेयरीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेयरीज क्या है, आपके घास के मैदान हैं, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, और किस प्रकार के, ये शीतोष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का रंग, संरचना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज तत्व, पारगम्यता का निर्धारण कौन करता है। मतलब कलर, टेक्सचर, केमिकल हो गए, मिनरल्स एक्सेट्रा हो गए, वो सॉइल में कैसे कौन निर्धारण करता है। तो ये करता है आपका पेरेंट्स रॉक्स। पेरेंट्स रॉक क्या होती है, पैतृक चट्टानें, मूल चट्टानें जिनको कहा जाता है। तो 3 प्रकार की मूल चट्टानें हैं, एक है आग्नेय चट्टानें, दूसरी है आपकी अवसादी चट्टानें, और तीसरी है आपकी रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जो आपकी पेरेंट्स रॉक होती हैं, जैसे ज्वालामुखी फटने से जो मटेरियल मैग्मा लावा के बाहर निकलता है, फिर ठंडे को जो रॉक्स बनती हैं वो। अवसादी जो आपकी नदियाँ, डेल्टाई प्रदेशों में जो मिट्टी है बिछती रहती है, अवसाद जो इकट्ठा होता रहता है, उसके कारण जो हार्ड रॉक बन जाती है, वो अवसादी चट्टानें होती हैं। तीसरी होती है रूपांतरित, मतलब इन दोनों प्रकार की चट्टानों के ऊपर किसी मिट्टी के लेयर बिछ गई और आपकी क्या है, प्रेशर के कारण इनका रूप चेंज हो गया। इग्नियस रॉक्स जो है, आग्नेय चट्टानें किसी और रूप में चेंज हो गई है, अवसादी चट्टानें किसी और इसमें चेंज हो गई है, रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये जो चट्टानें हैं, ये मिट्टी में कैसे, इनके मिनरल मिट्टी में कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये आते हैं एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का क्या होता है, मिट्टी के कणों में कन्वर्ट, मिट्टी के कणों में
बदल जाना, वो क्या कहलाता है आपका वेदरिंग। ठीक है, अब वो बदलता कैसे, मिट्टी, बड़ी बड़ी चट्टानें जो मिट्टी में कैसे बदलती है, बदलती है 3 तरीकों से, एयर, वाटर और तीसरा आपका आ गया है ग्लेशियर। ठीक है, एयर में भी आपके क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कोई हवाएं होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई केमिकल है, उनकी रिएक्शन की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। और दूसरा वाटर, पानी में भी आपके केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके चट्टानें जो टूटती रहती हैं। या फिर तीसरा है आपकी रिवर में भी, जैसे रिवर की अगर स्लोप है, ऊपर से आ रही है रिवर, मैदानी भागों में आती है, तो ऊपर में जो कंकड़ पत्थर लाएगी वो घिस घिस के बाद में जब डेल्टाई प्रदेशों में जो रिवर पहुंचती है तो वो क्या बन जाते हैं, आपकी बारीक कण बन जाते हैं। वैसे ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है, जो हिमालय रीजन है आपके, या फिर कोई भी अपर रीजन है पर्वतों के, वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो ढलान के साथ लुढ़कती हुई आती हैं, और जब निचली मैदानी भागों में पहुँचती है तो वो उस रूप में नहीं होती जिस रूप में वो ऊपर से आ रही होती है, वो टूट फूट के आपके छोटे रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैसे रगड़ खाती हुई फिर वो नदी में चल जाती है, नदी में रगड़ खाती हुई फिर वो जब वो एंड टाइम में नदी आपकी समुद्रों में मिलती है, डेल्टाई प्रदेश बनाती हुई, तो वहाँ पर ये बारीक कणों में बदल चुकी होती है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी वेदरिंग कहलाती है। तो मिट्टी के जो मिनरल्स होंगे वो कैसा पता चलेंगे, आग्नेय चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं, अगर आग्नेय चट्टान है जो वो बारीक कणों में बदलेगी तो वो उस प्रकार के मिनरल्स उसमें होंगे। अब सादी चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं, अगर वो चट्टान थी वो वेदरिंग के थ्रू सॉइल में कन्वर्ट हुई है तो वो आपकी उस प्रकार की मिट्टी के गुण उसमें होंगे, चट्टानों के गुण उसमें होंगे, रूपांतरित चट्टानों के गुण। तो इसमें क्या है, पेरेंट्स रॉक आएगी इसमें। नेक्स्ट है, देशों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह विश्व के सबसे बड़े अफीम गोल्डन क्रीसेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गोल्डन क्रीसेंट आएगा। तो अफीम, विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो आपके क्या हैं, ऐसे देश हैं जो बहुत अधिक मात्रा में अफीम की खेती करते हैं, जो अफीम की खेती करते हैं। तो गोल्डन क्रीसेंट होता है आपके, इस शेप को क्या बोलते हैं, क्रीसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन क्रीसेंट किसको कहा जाता है, किस उद्योग को कहा जाता है। तो ये है अफीम, और विश्व में सबसे अधिक है आपका गोल्डन क्रीसेंट जिसको बोला जाता है वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, तो इंडिया के साथ जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ ही आपका क्या है, अफ़गानिस्तान है, और नीचे जाके क्या है आपका ईरान है। ठीक है, पीछे जाके। तो यहाँ पर जो खेती होती है वो बेल्ट है आपकी इस शेप में, तीनों कंट्रीज़ को ये कवर करती है। तो ये शेप बनाती है क्रीसेंट शेप। ठीक है, अर्धचंद्रमा जैसे आकृति बनाती है। इस बेल्ट में अफीम की खेती होती है, तीनों देशों को ये इंक्लूड करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आपकी अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान 90% अकेला जो है अफीम का उत्पादन करता है। ठीक है, इन तीनों में गोल्डन क्रीसेंट में तो सबसे ज़्यादा खेती कौन करता है, अफीम की, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ ही एक और टर्म यूज़ होती है अफीम की खेती के लिए, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं ये 3 देश, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, ये कहाँ है आपके, ये तो हैं आपके एशिया के साउथ और वेस्ट में। ठीक है, क्योंकि ईरान आपका वेस्ट में जाता है। ये कहाँ है आपके साउथ एशिया में। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। ये भी अफीम की खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो तीन देश हैं, इन 3 देशों में जो खेती की जाती है वो बेल्ट आपकी ट्रायंगल शेप बनाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, तीनों देशों के एरिया आते हैं इनमें जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। ये भी आपकी अफीम की खेती करते हैं 3 देश। और यही 3 देश जो हैं, इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा आपका जो है म्यांमार जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अफीम की। और विश्व की सबसे अधिक हीरोइन भी म्यांमार में ही तैयार होती है। और जो आपकी अफीम है ये मेडिसिन यूज़ के लिए भी प्रयोग की जाती है, जैसे
कई मेडिसिन में लिखा होता है डायमॉर्फिन, तो वो आपकी अफीम ही होती है। ये यूज़ होती है पेन किलर में, ठीक है। पेन किलर, जितने भी पेन किलर है उनमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, दर्द से राहत देने के लिए। तो विश्व में जो अफीम की इंडस्ट्रीज़ हैं वो दो तरह की है, गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। ये साउथ वेस्ट ऑफ एशिया, ये साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। और गोल्डन क्रिसेंट में अफ़गानिस्तान नंबर 1 पर है और यहाँ पर म्यांमार आपका नंबर 1 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिस पर इंदिरा गांधी नहर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इंदिरा गांधी जो कैनल है ये भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन जो कैनल है आपकी, भारत की सबसे बड़ी है ये, और इसकी जो लेंथ है 650 किलोमीटर है और ये 2005 से यूज़ में लाई गई है, 2005 से यूज़ में ये लाई जा रही है, ठीक है। और ये सतलुज पर बनी है। बेसिकली ये 2 रिवर हैं आपकी, सतलुज और ब्यास। तो ये स्टार्ट होती है कैनल पंजाब में हरिका बैराज से और एंड होती है आपकी राजस्थान में, ठीक है। हरिका बैराज। अब बैराज क्या चीज़ है, बैराज और डैम में क्या फ़र्क होता है। डैम होता है किसी हाई अल्टीट्यूड रीजन में पानी को इकट्ठा किया गया है, फिर वहाँ पर फोर्स से नीचे को गिराया जाता है, जबकि बैराज में नहीं ऐसा होता। बैराज में भी पानी को ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये आपके क्या है, पानी के जो वॉल्यूम होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं कर सकते। ये आपके किसके लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ पानी को कंट्रोल करने के लिए, कि बहाव ज़्यादा है उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है ये। और दूसरा इरिगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो पंजाब के हरिका बैराज से ये शुरू होती है, मोड़ी गई ये कैनल और राजस्थान तक, और इसी कैनल से आपके क्या है, राजस्थान में हरियाली आ सकती है, और इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन कैनल भी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल मृदा सामान्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दक्कन पठार के पूर्वी भाग में। दक्कन पठार अब कहाँ है, दक्कन पठार जो है दक्षिण भारत में आपकी ट्रायंगल शेप में पाया जाता है। तो इसके जो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है आपके ईस्टर्न घाट और वेस्ट की तरफ है आपके वेस्टर्न घाट के नीचे आपकी क्या है, नीलगिरी है। तो यहाँ पर आपके क्या है, प्लेट्यू रीजन है। तो यहाँ पर इसके ईस्ट वाले भागों में और साउथ वाले भागों में यहाँ पर आपकी क्या है, लाल मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी का जो रंग होता है लोह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो अगर डार्क होगा, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो मिट्टी का रंग रेड कलर का होगा, अगर कम होगा तो येलो कलर का होगा, ठीक है। तो ये आपके दक्कन के पठार के ईस्ट और साउथ वाले हिस्सों में पाई जाती है। कौन सी, रेड सॉइल, और इसका रंग आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आसाम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मानस सेंचुरी आपकी है टाइगर के लिए आपकी, और इसके साथ ही आपकी जो है वन हॉर्न राइनो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो मानस सेंचुरी जो है वो बाघों के लिए रिजर्व है, ठीक है। और नेक्स्ट है, किसी स्थान का अक्षांश डैश के तल के सापेक्ष उसकी कोणीय स्थिति को भी व्यक्त करता है। तो उसमें पूछा गया है कि किस स्थान की अगर हम एंगुलर पोजीशन पता करनी हो तो प्लेन सरफेस क्या है आपका, तो वो है आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से हम किसी भी स्थान की एंगुलर पोजीशन नाप सकते हैं कि वो कैसी है, कहाँ पर है, ठीक है, एंगल बनना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।